नमस्कार दोस्तों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसे भाई की पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो कि पेशे से एक कार मैकेनिक हैं और गुजरात में वडोदरा के ये भाई जो हैं वो रहने वाले हैं। लगभग 45-40 वर्ष की इनकी आयु है और दोस्तों पिछले 10 वर्षों से ये बहुत सारी जो फिजिकल एलिमेंट्स हैं यानी कि बहुत सारी छोटी-छोटी बीमारियां हैं जो कि इनको लग गई हैं, जैसे बीपी हो गया, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो गई, थोड़ी आंखों की नजर कमजोर हो गई है। इसी प्रकार से ये कहते हैं कि इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि इनका जो वजन है वो बहुत कम हो गया है, लगभग 65 किलो के रह गए हैं। ये कहते हैं कि भैया 10 साल पहले जब बीमार होना शुरू हुआ था तो 90 किलो का था, आज 65 का रह गया हूँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा अपनी कुछ इश्यूज़ हैं जिसके चलते ये सब बीमारियाँ हुई हैं, उन इश्यूज़ के बारे में भी इनको पता है। तो इस सब के बारे में आपको बताएँगे दोस्तों, लेकिन एक छोटा-सा आपसे हम एक अपडेट आपको देना चाहते हैं और आप सभी को हम एडवांस में अपोलोजाइज़ भी करना चाहते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारा ये अभी हमारा जो अपना घर है, वहाँ से हम इस वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। हम अपने के रिलेटिव के घर पे आए हुए हैं, हमारे कज़िन ब्रदर हैं, उनकी वेडिंग है, जिसके चलते 1 हफ्ते तक हम अपने घर पे नहीं होंगे और जब हम आ रहे थे दोस्तों, तो कुछ ऐसा है जो कि हमारा प्रॉपर रिकॉर्डिंग करने का जो हमारे पास इक्विपमेंट है, हम उसको नहीं ला पाए हैं। तो दोस्तों अगर आपको वॉइस क्वालिटी थोड़ा ऊपर-नीचे लगे और क्योंकि हम जहाँ पर हैं ये शादी वाला घर है, इसके अंदर एक कमरा हमने मैनेज किया है ना? कि चलो यहाँ से हम कर लेते हैं रिकॉर्डिंग और अभी कुछ ऐसा हुआ है कि बहुत देर से ढोलक बज रही थी, तो सबने ब्रेक लिया है कि अच्छा ढोल के बाद 1 घंटे के बाद बजाएँगे। तो उस चीज़ का फ़ायदा उठा कर के रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि कब तक कैसे वो दोबारा शुरू हो जाए और क्योंकि बहुत सारे रिश्तेदार हैं यहाँ पे, तो हो सकता है दोस्तों बहुत ज़्यादा वो बैकग्राउंड नॉइज़ आपको सुनाई देने को मिले। या कुछ बीच में आ जाए, कुछ डिस्टर्बेंस हो, तो अगर ऐसा कुछ होता है, तो उसके लिए हम पहले से आप सभी से क्षमा चाहते हैं। लेकिन हम प्रयास ये कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि 1 हफ्ते तक हम यहाँ पे हैं, तो 1 हफ्ते तक आपको कोई स्टोरी ना सुनने को मिले। क्योंकि ज़्यादातर भाई-बहन तो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम डेली स्टोरी को पोस्ट करें, जो कि हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन एटलीस्ट ये तो है कि हर 2 दिन में, 3 दिन में जितना भी संभव हो ड्यूरिंग ये हमारे विज़िट भी तो हम उस वीडियो को हम पोस्ट करें। तो इसीलिए कर रहे हैं, तो अगर थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होता है, तो उसके लिए आप क्षमा कीजिएगा। तो प्यारे भाई और बहनों, जैसा कि हमने आपको बताया, ये भाई लगभग 45 वर्ष की आयु के हैं, विवाहित हैं। अपने विवाह से दोस्तों इनको एक पुत्र भी प्राप्त है। जो इनकी विवाहिता हैं, वो एक हाउसवाइफ हैं। तो इनके ना 3 अलग-अलग साइड में इश्यूज़ हैं दोस्तों। सबसे पहले तो इनके जो मम्मी की जो फैमिली है उसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। वहाँ के इश्यूज़ बताते हैं, फिर इनकी ससुराल फैमिली में भी कुछ इश्यूज़ हैं एंड देन फिर ये हेल्थ इश्यूज़ के बारे में डिटेल में हम आपको बताएँगे। अच्छा, तो दोस्तों ऐसा है कि ये इनके अपने परिवार के अंदर ये मतलब बॉर्न गुजरात के नहीं है, जन्म इनका बिहार के अंदर हुआ था और बिहार से कुछ परेशान ये ज़्यादा हो गए थे अपने परिवार के अंदर, तो वहाँ से वो छोड़ कर के गुजरात आए थे, काम के सिलसिले के अंदर और वहाँ से फिर इन्होंने काम सीखा। अभी ये जो गैराज चलाते हैं, वो गैराज इनका अपना है, लेकिन ये भाई जो हैं, वो ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाए हैं। अच्छा, तो कैसा है दोस्तों कि इनके अपने परिवार के अंदर इनकी माता हैं, इनके पिता हैं, ये अपने भाई-बहनों में सबसे छोटे भाई हैं, एक इनके सबसे बड़े भाई हैं और फिर इनकी एक इन उनके बाद एक बहन है और ये। अच्छा, अब ये दोस्तों बताते हैं कि इनका जो इनके सबसे बड़े भाई हैं, उनके साथ बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं है और इनकी जो माताजी हैं, इनके बड़े भाई उनके साथ ही रहते हैं और ये कहती हैं कि माँ और जो ये बड़े वाला भाई है, इनका इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, यानी मेरी माँ को मेरे भाई के अलावा और कोई नज़र नहीं आता है। कह रहे हालाँकि मैं भी लड़का हूँ, जनरली ऐसा होता है ना कि लड़के-लड़की में फ़र्क। कह रहे कि मैं छोटा भाई हूँ और मैं इन दोनों के जन्म होने के काफ़ी समय बाद हुआ था। तो ये कहते हैं कि कुछ ऐसी कहानी है कि शायद मुझे लगता है कि मैं अनवांटेड चाइल्ड हूँ मेरे पेरेंट्स का। तो कह रही मेरी मम्मी जैसे विलिंगली वो मेरे पे अटेंशन देना ही नहीं चाहती थी कभी भी। और ये कहते हैं कि मेरे बड़े भाई से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं और एक पल की जुदाई भी मेरे बड़े भाई से वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। जबकि ऐसा बताते हैं कि कहते हैं कि मेरा जो बड़ा भाई है ना, वो इनके वर्ड्स हैं हमारे नहीं, कह रहे मेरा बड़ा भाई जो है ना, वो ना थूकने लायक भी नहीं है कि उसके मुँह पे कोई थूकेगा ना अगर कोई तो उसका थूक गंदा होगा। तो हमने कहा कि भाई अपने बड़े भाई के बारे में
ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऐसा क्या किया, उसने आपका कोई नुकसान किया है क्या? तो ये कहते नहीं, उसने मेरा नुकसान नहीं किया है, जस्ट दैट मुझे उसको पसंद नहीं है मेरे को। ये कहते हैं कि जब हम छोटे थे, हम लोग स्कूल गोइंग थे, तो कहते हैं कि मैं केवल 8 वर्ष का था और मेरा बड़ा भाई 18 का था। उस समय पर कहते हैं कि मैंने मेरे बड़े भाई को, जो घर में जैसे जो हाउस हेल्प होती हैं, जो काम वाली बाई होती हैं, तो कह रहे उनके साथ मैंने उसको मतलब फिजिकली इन्वॉल्व होते हुए देखा है, इंटीमेट होते हुए देखा है। और कह रहे कि जो भी ऐसे हाउस हेल्प जो लेडीज घर पे काम करने आती थी, थोड़े वो गरीब तबके के होते थे, जैसे आदिवासी समाज के आ गए, तो वो कर लिया। तो कह रहे कि मुझे दिखाई देता था कि जो मेरा भाई है, अभी कहते हैं कि हम लोग जो हैं, हम लोग ना बहुत उच्च कुल के हैं, और मेरे पिताजी कह रहे हैं हम अमीर आदमी थे वो। और बट कुछ ऐसा है कि भाई इनकी नहीं बनती है अपने पेरेंट्स से, है ना, और इसी वजह से अलग भी रहते हैं। तो ये कहते हैं कि लेकिन ना बहुत जमीन जायदाद है मेरे पिताजी की, तो कह रहे हैं कि मुझे दिखाई देता था कि जो मेरा भाई है, वो इसका ना फायदा उठाता है, और उसका फायदा उठा करके वो दूसरी महिलाओं का फायदा उठा रहा है। तो ये कहते हैं मैं बहुत छोटा था, लेकिन जैसे ही आया, कह रहे इतने छोटे बच्चे को अकल नहीं होती है, लेकिन कह रहे कि जैसे ही मेरे को पता लगा, एक ना घृणा का भाव पैदा हो गया मेरा उसके प्रति, और मुझे था कि ये बहुत ही गंदा है। और मुझे दिखता था कि जो वो काम वाली बाई हैं क्या है, कि वो अकेले में बैठ के रोती हैं और ये है, और कह रही कि मुझे बहुत दुख आता था। तो मैं देखता था कि मुझे पता है कि मेरा भाई इनके साथ गलत करता है, इसकी वजह से ये रोती हैं, और इनके पास पैसे नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है, तो इनकी मजबूरी है। इसकी वजह से 2 रोटी कमाने के लिए वो तो मेहनत की कमाई कर रही हैं, आकर के अपना जो भी काम कर रही हैं, चाहे साफ-सफाई करे, कोई कोई खाना पकाए, वो तो मेहनत कर रही हैं, लेकिन ये व्यक्ति जो है, गलत काम करने के लिए उनको मजबूर कर रहा है, उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है। इसकी वजह से कह रहे हैं कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन ये कहते हैं कि मेरा कभी उससे कोई झगड़ा नहीं हुआ, इट्स जस्ट दैट मुझे वो बात करना पसंद नहीं है मुझे उसके साथ। लेकिन ये कहते हैं कि जो मेरी माँ है, मेरी माँ मेरे बड़े भाई के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। ये कहते हैं कई बार मैंने उसकी बातें मेरी माँ के सामने लाने का प्रयास किया, तो माँ ने मुझे ही झटक दिया, मुझे भगा दिया। और कह रहे हैं कि थोड़े टाइम के बाद धीरे-धीरे जैसे-जैसे मैं बड़ा हुआ, जैसे मैं और 10, 12, 13 साल का हुआ, मेरा भाई कहते हैं इनका भाई और थोड़ा बड़ा हो गया था, 22-23 का हो गया था। तो कह रहे जब तक मैं बड़ा हुआ तो मुझे ये बात रियलाइज़ हो गई थी कि एक्चुअली में मेरी माँ को मेरे भाई की सभी करतूतों के बारे में ऑलरेडी पता है। जब मेरा भाई घर के अंदर कहीं पर ऐसा कुछ कर रहा होता है, तो मेरी माँ अपनी आँखें मूंद लेती है और उस तरफ जाती नहीं है, मतलब, है ना? तो कह रहे कि उनको ऑलरेडी ही पता है। तो कह रहे मुझे इस चीज़ की वजह से ना मुझे एक बहुत ज़्यादा ना एक सत्ता-सा मेरे को लग गया था कि ऐसा ये कर रहा है, और ठीक है वो उसकी माँ है, लेकिन कम से कम उसको रोकना तो चाहिए, उसको समझाना तो चाहिए। कह रहे मैंने अपनी माँ को कभी उसको समझाते हुए नहीं देखा, या कभी इस चीज़ के उसमें नहीं देखा। तो कह रहे मेरी माँ कुछ ऐसा भी बोलती थी कि आदमी है, करते हैं, है ना? तुम भी अपने टाइम पे करोगे सब कुछ। तो कह रहे थोड़ा ऐसा, कह रहे थोड़ा मेरी बैकवर्ड सोच है मेरी माँ की बहुत ज़्यादा। तो कह रहे हैं कि मुझे इस बात से भी बहुत प्रॉब्लम थी, इसलिए मेरा माँ और मेरा कोई ख़ास बॉन्ड नहीं बना, तो मैं थोड़ा नापसंद करता था। अच्छा, तो कह रहे कि इस वज़ह से मैंने आई स्टॉप टॉकिंग टू माय ब्रदर। तो अच्छा, तो और एक और ये बताते हैं कि इनकी एक छोटी बहन है। ये कहते हैं कि इनकी जो छोटी बहन है, उसको अच्छे से पता है कि जो बड़ा भाई है उसके पास सारी ज़मीन जायदाद है। मैं तो कोई ज़मीन जायदाद जो है मैं यूज़ भी नहीं करता हूँ। मैं तो गुजरात में रहता हूँ, कहाँ वो लोग बिहार में रहते हैं। जैसे मेरे कह रहे हैं मेरे हिस्से के भी खेत आते हैं, लेकिन ना तो उसकी फसल, ना उसकी फसल की कोई कमाई। खेत अगर बटाई पे भी चले तो कह रहे हैं बटाई की फसल या उसकी कमाई, कह रहे हैं कुछ भी नहीं आता, 1 रुपया भी मेरे हाथ में नहीं आता। और कहते हैं कि मेरी जो बहन है उसके बाद, मतलब कह रहे हैं कि 5 साल बड़ी मुझसे एक बहन भी है। कह रहे हैं मेरी बहन मेरे बड़े भाई से कभी कुछ नहीं माँगती है, और उसको पता है कि वहाँ से उसको कुछ मिलेगा भी नहीं। ये कहते हैं कि भैया मैंने बहुत ही तकलीफ़ों के साथ, कह रहे मैं ज़्यादा पढ़ा-लिखा भी नहीं हूँ, मैं जैसे-तैसे मैकेनिक बन कर के मैंने अपना वो किया। कह रहे लेकिन हर थोड़े समय के अंदर मेरी बहन का मेरे पास फ़ोन आता रहता है कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे उस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे ये पूरा करके दे, मुझे वो पूरा करके दे। ये कहते हैं मुझे समझ में नहीं आता कि वो अपनी माँ से क्यों नहीं माँगती है, मेरे बड़े भाई से क्यों नहीं माँगती है। और ये कहते हैं कि इनकी बहन का कुछ ऐसा प्रभाव है इनके ऊपर और इनकी पत्नी के ऊपर भी, जिसके चलते कहते हैं कि वो जो कुछ भी माँगती है ना, हम उसको दे देते हैं। कह रहे वो बहुत ज़्यादा वो कर देती है, मतलब कह रहे समझा नहीं पाऊँगा इस चीज़ को, लेकिन ये कहते हैं कि भैया मैं उसको ना दे देता हूँ। तो कह रहे बस मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं इतनी मुश्किलों के साथ मैंने अपना गैराज शुरू किया, और जैसे-तैसे मैं इसको चला रहा हूँ, आई एम मेकिंग द एंड्स मीट। ये मुझसे क्यों माँगती है, वहाँ से क्यों नहीं लेती? कह रहे मैंने अपनी माँ से बात करी है इस चीज़ के बारे में, लेकिन माँ कहती है कि वो हमसे बोले तो सही, हमें तो कुछ कहती नहीं है ना? तो कह रहे हैं कि वो नहीं लेती वहाँ से, या कहते हैं माँ झूठ बोलती है, क्या है, कह रहे हैं को नहीं पता, लेकिन कहते हैं उसको मुझसे है।
तो ये कहते हैं कि मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी बहन मुझसे ही इतना ज़्यादा क्यों लेती है? मेरा इसके साथ क्या कार्मिक अकाउंट है? तो ये तो है दोस्तों इनका इनकी बहन और इनके भाई के साथ और इनकी माँ के साथ हिसाब-किताब। पिताजी का इनका स्वर्गवास हो चुका है। फिर इन्होंने अपने ससुराल के बारे में बताया। ये कहती हैं कि कुछ ऐसा है कि इनके जो ससुराल वाले हैं, वो यहाँ गुजरात के रहने वाले ही हैं, है ना? तो यहाँ पे जैसे कुछ वो हुआ तो फिर इनका जैसे विवाह हो गया उनके साथ। तो ये कहती हैं कि पहले ही दिन से मैंने ऐसा देखा है कि जो मेरी धर्मपत्नी है, वो मुझ पे विश्वास नहीं करती है बिल्कुल भी। कह रहे बिल्कुल ज़ीरो ट्रस्ट है उसका और कह रही मेरी धर्मपत्नी का मुझे दिखाई देता है कि हर चीज़ के अंदर ना मुझे कंट्रोल करने का प्रयास करती है और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी जो धर्मपत्नी है, वो शायद अपने घरवालों को अपनी प्रॉब्लम बताती है कि भई ये मेरी बात नहीं सुनते हैं ये, जबकि ये कहते हैं कि सब कुछ मैं उनके हिसाब से ही करता हूँ। लेकिन कहते हैं ये कराती हैं तो कह रहे हैं मेरे को ऐसा शक है जो मेरी घरवाली के जो घरवाले हैं, मतलब जो मेरी सास है, जो मेरे ससुर हैं या इनकी जो भाई-भाभी वगैरह हैं, तो कह रहे हैं मुझे ऐसा शक है कि ये लोग ना मुझ पे किसी प्रकार का कुछ ब्लैक मैजिक कराते हैं और उसी ब्लैक मैजिक के चलते ये कहते हैं कि पिछले 10 वर्षों से मैं बीमार चल रहा हूँ। अच्छा, वापस आते हैं तो यहाँ पे मेन तो इनका पत्नी का ही है। ये कहते हैं कि एक तो मेरी पत्नी विश्वास नहीं करती मेरे पे, दूसरा कहते हैं मेरी पत्नी शक्की बहुत ज़्यादा है। कहते हैं मेरी पत्नी को एक-एक पल की खबर चाहिए होती है। आज भी ये कहते हैं भाई 20 साल हो गए शादी को, लेकिन आज भी उसको एक-एक चीज़ की खबर चाहिए होती है। तुम कहाँ हो, क्या हो? कह रहे भाई मैं मैकेनिक हूँ, मेरे पास मेरे क्लाइंट्स हैं, उनका फ़ोन आता है, ये आता है, वो आता है। कह रहे लेकिन जब तक वो फ़ोन खोल के बैठ जाती है कि मैसेजेस चेक करूँगी, व्हाट्सएप चेक करूँगी, इतने सारे कॉल किस चीज़ के आए हुए हैं। ये कह रहे भाई साहब 20 साल हो गए मुझे इसको समझाते हुए कि भाई मैं मैकेनिक हूँ, मेरे क्लाइंट्स हैं, वो अपनी गाड़ी मेरे पास छोड़ कर के जाते हैं, उनको अपडेट लेना होता है, मुझे फ़ोन करेंगे। लेकिन ये कहते हैं कि पता नहीं क्यों उसका शक खत्म ही नहीं होता। दूसरा ये कहते हैं कि जो मेरा बेटा है, मेरे बेटे के साथ मुझे ट्रस्ट नहीं करती है बिल्कुल। कह रहे मैं कार मैकेनिक हूँ, लेकिन फिर भी अगर मैं गाड़ी में वो लेकर के जा रहा हूँ बेटे को तो 100 बार बोलेगी कि ध्यान से बैठना, सीट बेल्ट पहन लेना, है ना? तुम ध्यान से चलाना ये वो। ये कहते हैं भैया मैं कार मैकेनिक हूँ, मैं दूसरों की गाड़ियाँ ठीक करता हूँ, डेली टेस्ट ड्राइव लेता हूँ। कह रहे हैं उसको मेरी ड्राइविंग के ऊपर भरोसा नहीं है। पता नहीं वो क्या सोचती है, कहाँ इसके बेटे को मैं घुमा दूँगा, क्या हो जाएगा? कह रहे मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। और इनको ये कहते हैं मुझे बार-बार ना एक सपना आता है, जिसके अंदर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि मेरी गोद के अंदर एक और छोटा बेटा है। कि जैसे मैं इसको स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा हूँ, तो एक और छोटा बेटा है जो वहीं कहीं पे बैठा है या वो कभी मेरे साथ बैठ कर के गाड़ी चला रहा होता है। कह रहे मेरे को ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे कोई एक और बेटा मेरा होना चाहिए था, ये एक और बच्चा मेरा होना चाहिए था। ये इन्होंने बताया। अच्छा, फिर अब आते हैं दोस्तों इनके बीमार होने पे और उससे जुड़ी हुई क्या कहानी है। तो दोस्तों ये बताते हैं कि भई बिहार के अंदर ही ये रहते थे। जब ये 12वीं कक्षा के अंदर थे, यानी कि जब ये लगभग 17-18 वर्ष की आयु के थे, ये कह रहे हैं उस उम्र तक सब कुछ सही था। लेकिन ये कहते हैं कि ना उस उम्र के अंदर कुछ ऐसा हुआ, अचानक से मेरी तबीयत बहुत खराब होने लगी और कहते हैं जो मेरे प्राइवेट पार्ट्स हैं, कह रहे मुझे अचानक से मेरे प्राइवेट पार्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा थॉट्स आने लगे। अच्छा, तो ये कहते हैं कि मैं अजीब तरीके से उस तरफ से बीमार तो नहीं हुआ, लेकिन ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जैसे कामुक विचार आते। तो हमने इनको बोला कि भैया ये एज होती है इसके अंदर आते हैं, तो इन्होंने ये पॉइंट रखा हमारे सामने जो हमारे को जेन्युइन भी लगा। इन्होंने कहा कि भैया देखो लड़का जो है वो जवान अगर आप बायोलॉजिकली देखो तो 13-14 साल की उम्र में हो जाता है। तो कह रहे फिर तो तभी आने चाहिए थे। कह रहे ये वो चीज़ नहीं है कि आपको थोड़ा रियलाइज़ेशन होता है हार्मोनल एक आपका एक वो क्या कहता है विस्फोट होता है। तो कह रहे वो नहीं है, कह रहे कि मेरे को लगता है कि मेरे ऊपर किसी प्रेत आत्मा का जो है वो प्रभाव आ गया था। कह रहे क्योंकि मैं तब तक अच्छा था पढ़ाई में, लेकिन 12वीं क्लास के अंदर जब ये मेरे साथ होने लगा, तो कह रहे अचानक से जैसे मेरी बुद्धि बंद हो गई। जैसे बुद्धि लॉक सी हो गई, तो कह रहे मुझे कुछ समझ नहीं आता था। और अभी भी ये कहते हैं, कह रहे जैसे मैं बीमार रहता हूँ ना, मुझे समझ कम आती हैं चीज़ें। ज़्यादातर चीज़ें जो लोग बोल रहे होते हैं, मेरे सर के ऊपर से निकल जाती हैं। तो ये कहते हैं कि भैया मेरे को ऐसा लगा कि जैसे उस टाइम मेरे ऊपर किसी ने कोई किसी प्रकार का ब्लैक मैजिक करा दिया था। अब उस टाइम के लिए ये कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि या तो मेरे बड़े भाई ने या फिर मेरी माँ ने क्योंकि वो मुझे उतना पसंद नहीं करती थी या नापसंद करती हैं, तो ये कहते हैं कि शायद उन्होंने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करा दिया और मेरी बुद्धि जो है वो बंद गई क्योंकि शायद इनके हिसाब से कह रहे हैं कि शायद मेरी माँ जो है या मेरे जो पिताजी हैं वो मेरे ऊपर पैसा खर्च नहीं करना चाहते थे, उनको बस बड़े भैया को अटेंशन देना और उनके आगे पीछे घूमना, उनको यही आता था। शायद इसकी वजह से मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करा दिया गया
और मैं फिर जो है ये एकदम मेरी बुद्धि बंद कह रहे पहले मैं बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत अच्छा स्कोर करता था, अपने क्लास के टॉपर्स में था, लेकिन उसके बाद ऐसी मेरी हालत हुई, कह रहे कि फिर मैं 12वीं के अंदर मैं फेल ही हो गया और फेल हुआ तो मैं ऐसा डल हुआ, ऐसा डिप्रेशन में हुआ कि फिर कभी किताब उठा ही नहीं पाया। तो ये सब कुछ तो है, लेकिन इसके साथ-साथ ये भाई ऐसा भी बताते हैं कि पिछले 10 वर्षों से ये एक दूसरी समस्या से गुज़र रहे हैं। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि ये 10 सालों से बीमार चल रहे हैं। अब ये कहते हैं कि भैया आज से 10 साल पहले दिवाली के दिन, ये कहते हैं दिवाली होगी, सब कुछ हो गया, कह रहे उसी रात को मेरे ऊपर कुछ अटैक सा हुआ और ये कहते हैं कि पिछले 10 वर्षों से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे रात को जब मैं सोने के लिए जाता हूँ, तो जैसे कोई मेरे साथ इंटीमेट होता है और कह रहे हैं कि 10 वर्षों से लगातार हर रात कहते हैं कि मेरा जो है वो वीर्य का नाश हो जाता है और जो है वो पतन हो जाता है। तो कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ उस चीज़ को लेकर के और दोस्तों एक उनका जो शरीर है ऑब्वियसली कमज़ोर नज़र भी आ रहा था, डार्क सर्कल्स भी दिखाई दे रहे थे कि हाँ, भी हो गए हैं। तो दिखाई दे रहा था कि हाँ जी, बहुत ज़्यादा ये एनर्जी के बिल्कुल ड्रेन्ड हैं। अब ऐसे केसेस के अंदर दोस्तों वैसे तो पीएलआर होता नहीं है, लेकिन वही परमात्मा की कृपा है इनके है ना जो दिव्य शक्ति इनको मिलने के लिए आई थी और उनकी भी कृपा है, उनकी कृपा के चलते जो है इनका सेशन हो गया। वैसे हमारे को लगा नहीं था कि इनका जो सेशन है वो हो पाएगा। तो तो अब दोस्तों ये बात जानना चाहते हैं कि भई क्या चक्कर है? क्या अच्छा एक और चीज़ है दोस्तों, ये 10 वर्ष पहले एक क्या हुआ था कि एक इनके कोई पड़ोसी हैं, जिन पड़ोसी को इन्होंने बताया था, इनकी पत्नी ने बताया था कि जो मेरे पति हैं इनको ना चीज़ें पता लग जाती हैं। क्योंकि 10 वर्ष पहले कुछ ऐसा हुआ था कि इन्होंने रेकी सीखना शुरू किया था, है ना? तो रेकी सीखना शुरू किया तो ये कहते हैं कि जब मैं रेकी सीखता था तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कोई मुझे बताता है कि रेकी कैसे करनी है, कैसे हील करना है। कह रहे जैसे मेरे पास ना कोई डिवाइन गाइडेंस थी, जैसे कोई एंजल मेरे साथ है, मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझे सिखा रहा है कि कैसे कल्याण करना है। अब ये कहते हैं कि मेरी पत्नी ने इसके बारे में किसी को बताया था कि भई मेरे पति तो ऐसे-ऐसे हील कर पाते हैं और जिस व्यक्ति को उन्होंने बताया था, ये कहते हैं इनके अनुसार कि वो व्यक्ति एक तांत्रिक था और शायद वही व्यक्ति जेलस हो गया जिसके चलते उसने कोई शक्तियाँ भेज दी इसके पास इनके पास कोई शक्तियाँ भेज दी जिसके चलते पिछले 10 वर्षों से अब रेकी तो क्या, ये कह रहे हैं कि मैं अपने लायक भी नहीं बचा हूँ, सब मेरे पे इतना प्रभाव आ गया है, मेरा ये पतन जो हो जाता है, कह रहे हैं मैं पूरी तरह से खत्म सा हो गया हूँ। तो ये जानना चाहते थे दोस्तों अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से एक कि इनको बार-बार इनके जीवन में ऐसा क्यों हुआ कि लोग इनके ऊपर ब्लैक मैजिक करा देते हैं और वो ब्लैक मैजिक का असर ऐसा है कि आज ये बिल्कुल खत्म हो गए हैं मतलब शारीरिक तौर पे। ये कहते हैं मुझे पता भी नहीं है भाई कब मृत्यु हो जाएगी, क्या हो जाएगा मेरा। हालाँकि हमने निवारण बता दिया उनको चीज़ों का क्या करना है, कैसे करना है, बाहर आ जाएँगे, है ना? भोले बाबा की कृपा से। लेकिन जो है वो कह रहे हैं कि भई मेरा तो जीवन पूरा ये हो गया। फिर ये कहते हैं कि भई ऐसा क्यों है कि मेरा भाई इतना गलत था और ये सब था लेकिन फिर भी मेरी माँ का पूरा ध्यान उसी के अंदर ही है। फिर ये जानना चाहते हैं कि भई मेरी बहन मेरे पास इतनी तकलीफ़ें हैं, इतना मैं शारीरिक तौर से भी इतना परेशान हूँ, लेकिन मेरी बहन को मुझसे ही क्यों खींचना है ना? फिर ये कहते हैं कि जो मेरी ये जो वाइफ़ है मुझ पे ट्रस्ट क्यों नहीं करती हैं और ये जो मेरे ससुराल वाले हैं, ये लोग भी मेरे ऊपर क्यों ब्लैक मैजिक कराते हैं। तो ये सब कुछ जो है दोस्तों ये भाई अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से जानना चाहते थे। दोस्तों आप सभी को ये बताते हुए हमारे को बहुत खुशी हो रही है। अपने पीएलआर के माध्यम से एक-एक प्रश्न का उत्तर हमारे ये जो प्यारे भाई हैं ये प्राप्त कर लिया। तो दोस्तों इन प्यारे भाई ने अपने पूर्व के जीवन के अंदर क्या देखा इसके बारे में आप सभी को हम बताएँगे। लेकिन उससे पहले हम शाउट आउट देना चाहते हैं हमारे चैनल के उन व्यूअर्स को जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारे चैनल को एज़ अ मेंबर जॉइन किया है। दोस्तों यूट्यूब के ऊपर इनका यूज़र आईडी है अलका गड़ा और जगदीश पात्रो जी। दोस्तों अगर आप भी अलका जी और जगदीश जी की तरह हमारे चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं और जो विशेष जो सेशंस हम अपने चैनल के मेंबर्स के लिए कंडक्ट करते हैं उनका पार्ट बनना चाहते हैं या जब भी हम बल्क में कंटेंट अपलोड करते हैं उसका अर्ली एक्सेस आप प्राप्त करना चाहते हैं दोस्तों तो आप भी हमारी ये जो वीडियो है इसके नीचे आपको एक ज्वाइन बटन नजर आ रहा होगा उसका इस्तेमाल करके आप भी हमारे चैनल के जो मेंबर हैं वो बन सकते हैं मेंबरशिप के लिए आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो आइए प्यारे दोस्तों हम बात करते हैं कि जब ये भाई अपने पूर्व के जीवन के अंदर गए तो क्या दृश्य इनके सामने आया। लेकिन जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति को ट्रांस में भेजा जाता है तो पहले उनका कनेक्शन उनके स्पिरिट गाइड के साथ एस्टैब्लिश होता है।
दोस्तों इन प्यारे भाई ने नीम करोली बाबा को अपने स्पिरिट गाइड के रूप में देखा। दोस्तों आप सभी से हमारा अनुरोध है कि इस वीडियो को आप पॉज करें और कमेंट करके हमारे को बताएं कि आप कौन सी दिव्य शक्ति को, आप कौन सी पुण्य आत्मा को चाहते हैं कि वे आपके स्पिरिट गाइड हों। अगर आप पीएलआर कराएं तो किसको आप अपनी स्पिरिट गाइड के रूप में देखना चाहते हैं, ये कमेंट करके आप जरूर बताएं। और इसके साथ साथ दोस्तों ये भी आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि जो इतने वर्षों से इनको तकलीफ हो रही है, इसका क्या कारण हो सकता है? क्यों इनके साथ ऐसे ब्लैक मैजिक, तंत्र क्रिया, ये सब कुछ हो रहा है? दोस्तों आप हमारे वीडियोस, कई आपने वीडियोस देखे होंगे सब्जेक्ट के ऊपर, है ना? तो इस भाई की कंडीशन को देखिए और आप बताइए आपको क्या लगता है, क्या करके आए हैं ये अपने पास्ट लाइफ के अंदर, जिसकी वजह से इनके साथ ये सब हो रहा है। मेरे दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप सबने अपने अपने विचार अपने अपने कमेंट्स के अंदर पोस्ट कर दिए हैं। आपने ये जरूर पोस्ट किया होगा कि किस दिव्य शक्ति को आप अपने स्पिरिट गाइड के रूप में देखना चाहते हैं। आइए दोस्तों अब बात करते हैं कि जब ये पास्ट लाइफ के अंदर गए तो क्या इनको नजर आया। सबसे पहले तो दोस्तों जैसा कि होता है, इन्होंने ऊपर की तरफ देखा तो इनको नजर आया कि जैसे ऊपर खुला आसमान है, अभी सुबह का समय है, ऐसा ये बोलते हैं कि 10 बज रहे हैं। नीचे मिट्टी है, मिट्टी देखते हैं तो कहते हैं कि सूखी मिट्टी है। और सूखी मिट्टी की तरफ देखते देखते जब इनका ध्यान पीछे की तरफ जाता है तो ये कहते हैं कि पास में एक मिट्टी का घर भी है, छोटा सा घर है, बस एक कमरा है। तो जैसे मिट्टी का कोई झोपड़ा बना हुआ हो, ऐसा ये बताते हैं कि मुझे दिखाई दे रहा है। अपनी तरफ देखते हैं तो ये खुद को एक पुरुष के रूप में न दे करके एक 30 वर्ष की आयु की महिला के रूप में देखते हैं, जिसका ये बताते हैं कि उसने एक ग्रे कलर की प्रिंटेड साड़ी पहनी हुई है। तो अब इनको कहते हैं कि ठीक है, पीछे झोपड़ा है तो झोपड़े के अंदर जाइए, देखिए क्या है। झोपड़े के अंदर ये जाते हैं दोस्तों, तो उस झोपड़े के अंदर इनको एक और महिला बैठी हुई नजर आती है, जो कि लगभग 60 वर्ष की है। हम इनसे कहते हैं कि अंदर जो महिला है वो कौन है, तो ये कहते हैं कि जो अंदर बैठी है वो मेरी माँ है। और मेरी माँ बहुत ज्यादा दुखी है किसी बात से। पूछते हैं कि किस बात से दुखी है। ये कहते हैं कि माँ इसलिए दुखी है क्योंकि पिताजी की मृत्यु हो चुकी है। और तो हम कहते हैं कि अच्छा, पिताजी की मृत्यु हो चुकी है तो फिर भाई फिर खर्चा वर्चा कैसे चलता है? भाई माँ तो बुजुर्ग है तो क्या होता है? तो ये कहते हैं कि मैं खेतों में काम करती हूँ और मैं खेतों में काम करके खर्चा चलाती हूँ। अच्छा, तो हमने पूछा कि भी और भी कोई है? तो कहते हैं हाँ, मेरा पति है, मेरा पति काम पे गया हुआ है। और ये बताते हैं कि मैं मैरिड हूँ। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे हम पहले ऐसा सोच रहे थे दृश्य को देख करके कि अच्छा ये कुंवारी कन्या है, पिता नहीं है, माँ की देखरेख करती है ना, तो ऐसा है। लेकिन धीरे धीरे जब चीजें आगे बढ़ी तो ऐसा समझ में आया कि जो इनकी माँ है वो है तो इन्हीं की माँ, लेकिन वो अपनी बेटी के ससुराल में रह रही है। अच्छा, ये ऐसा भी देखती हैं कि इनकी एक 7 वर्ष की पुत्री है। और ये कहते हैं कि जो इनके पति हैं, पति को फिर ये देखते हैं थोड़ी देर बाद कि इनके पति काम से वापस आ गए हैं, शाम का समय हो जाता है। तो ये देखते हैं कि इनके पति ने धोती कुर्ता पहना हुआ है। और हम इनसे पूछते हैं कि भाई ये तो पुराने जमाने का टाइम है, तो आपकी माँ आपके पति के घर में कैसे रह रही है? तो हम इनसे कहते हैं कि पति से ही पूछो क्या चक्कर है। तो कहते हैं कि ये कहते हैं कि मेरा पति कह रहा है कि जो मेरी माँ का बेटा है, उसने मेरी माँ को अपने घर से निकाल दिया है और ये यहाँ पे पिछले 2 वर्षों से रह रही है। अच्छा, तो यहाँ तक दोस्तों सबको आइडेंटिफाई कर लिया था इन्होंने, लेकिन थोड़ा आगे चल करके बताएंगे कौन क्या था। अच्छा, तो किसने निकाल दिया माँ को? तो ये कहते हैं कि मेरी माँ को उनका जो बेटा है उसने निकाल दिया है। और क्यों निकाला है? कह रहे हैं कि अपने जो है पत्नी के कहने पे जो है उसने माँ को निकाल दिया, उसको बाहर कर दिया, सब कुछ हर चीज पे कब्जा कर लिया। एक ही भाई है बस, और ये उनकी बहन है। अच्छा, तो माँ दुखी इसलिए है कि बेटे ने निकाल दिया है, पति नहीं है, क्या है? तो ये कहते हैं कि माँ जो है ना, वो मेरे भाई जो है मेरा, उसके साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड है, इसको ना पुत्र मोह बहुत ज्यादा है मेरी माँ को। कह रहे मैं तो बेटी हूँ तो मुझे वो इम्पोर्टेंस नहीं है। लेकिन कह रहे मेरा भाई ऐसा है कि जैसे मेरी माँ जादूगर हो, और वो जादूगर की कहानी है ना कि तोते के अंदर उसकी जान बसती थी, तो कह रहे मेरे भाई वो वाला तोता है। कह रही यहाँ बैठ करके माँ इसलिए दुखी नहीं है कि इसको निकाल दिया, इसके बेटे ने गलत किया। ये कह रही ये इतनी इतनी इडियट टाइप की महिला है। ये कह रही यहाँ बैठ करके यही सोचती रहती कि मेरा बेटा कैसा होगा, उसने खाना खाया या नहीं खाया, मेरे बेटे ने ताना ताया। तो कह रही वही सब सोचती रहती हैं
कि भाई पता नहीं क्या होगा, पता नहीं उसकी बीवी उसको खाना टाइम पे देगी, नहीं देगी, मेरे बेटे की सेहत कैसी है। तो ये कह रही हैं कि अब ये ऐसी हैं, तो हमने कहा कि भई आप कुछ कहते नहीं हो, आपको गुस्सा नहीं आता? माँ को बोलते नहीं हो कि भई रोटी तो आप यहाँ पे खा रहे हो और गुड़गाँव उसी का कर रहे हो, ये तो गलत बात है। ये कह रही हैं नहीं बुजुर्ग है, अब क्या है 60 की हैं, सठिया गई हैं, क्या बोलूँ मैं इनको? कह रही जो भी है, कह रही अच्छा समय पे रही वैसे भी परेशान है, अब मैं क्या इसका इनको दिमाग दूँ, क्या मैं इनको समझाऊँ? तो ये कहते हैं कि इस चीज़ के चलते जो है मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, लेकिन ये कहते हैं हाँ भई दुखी बहुत ज़्यादा है मेरी माँ। अच्छा जी, तो ये सब यहाँ पे इनको नज़र आ रहा था और फिर इनको एक ये नज़र आता है कि ये भी कुछ दुखी हैं और ये क्यों दुखी हैं? ये इसलिए दुखी हैं क्योंकि ये कहती हैं कि मेरी जो 7 साल की बेटी है, इसके अलावा मेरा एक 2 साल का बेटा और था और ये जो 2 साल का मेरा बेटा था, वो ये कहती है कि मेरी किसी गलती की वजह से हमारे यहाँ पे कहती है कि नदी है, उस नदी में वो डूब गया। कह रही मैं उसको साथ लेकर के गई थी, कपड़े धोने के लिए और मेरा बच्चा डूब गया है उसके अंदर। और इनको ऐसे दृश्य भी नज़र आते हैं कि इनके घर में इनके पति भी बहुत अपसेट है और क्यों अपसेट है? क्योंकि कहते हैं कि उनको अपने बेटे की याद बहुत ज़्यादा आती है और कह रहे मेरे पति बहुत अच्छे हैं पूर्व जीवन के अंदर। कह रहे कौन आदमी होता है जो कि अपनी सास को अपने घर में रख लेता है? कह रही लेकिन मेरे पति ने माइंड नहीं किया और ये कहते हैं हमारे पास कुछ है नहीं, देखो हम एक झोपड़े से के अंदर रहते हैं लेकिन मेरे पति को मेरी माँ को रोटी खिलाना भारी नहीं पड़ रहा है। लेकिन ये कहती हैं कि मेरे पति बहुत ज़्यादा मुझसे खफ़ा हैं और बहुत टाइट इन्होंने मुझे शेड्यूल के अंदर बाँध रखा है कि तुम यही ही करोगी, ऐसे ही करोगी और बेटी का ध्यान रखने के लिए कह रहे बहुत टाइट हैं क्योंकि कहते हैं कि मेरी वजह से जो मेरा बच्चा है ना वो मर गया है। अच्छा, बच्चा मर गया है और फिर इनको ऐसा नज़र आता है कि अपने पति से छुप करके ये एक तांत्रिक है कोई महिला, उसके पास जाती है। पूछते तांत्रिक के पास क्यों जाते हो? तो ये कहती क्योंकि मुझे बच्चे को वापस लाना है, मुझे उसको वापस पाना है और इस तांत्रिक ने कहा है कि वो मुझे बच्चा वापस दिलवा देगी। अच्छा कैसे दिलवा देगी? तो कह रहे पैसे माँग रही है ये, कह रही कि इसका प्रोसीजर है, कुछ अनुष्ठान इसने करना है। अब आप क्या करते हो? तो ये कहते हैं कि मैं ना मेरे पति से छुप-छुप के उसकी जेब में से पैसे चुरा लेती हूँ, क्योंकि मुझे तांत्रिक को देने होते हैं। तो कहते हैं कि पहले तो मेरे पति को पता नहीं था, फिर मेरे पति को पता चल गया, उसने झगड़ा किया कि मैं किस चीज़ के अंदर पैसा लगा रही हूँ। कह रही हैं फिर मैंने जब उसको बताया कि ऐसा-ऐसा तांत्रिक है, तो कह रही है मेरे पति तो वहाँ नहीं गए, लेकिन जैसे उन्होंने इस बात को रियलाइज़ किया कि मुझे भी गम बहुत ज़्यादा है, मैं भी सदमे के अंदर हूँ, तो कह रही हैं कि अभी भी मैं चुराती हूँ। शायद मेरे पति को पता है कि मैं अभी भी चुराती हूँ, लेकिन अब वो मुझे कुछ कहता नहीं है। लेकिन ये कहते हैं कि मेरे पति को पसंद नहीं है। कह रहे मेरे पति कहते हैं कि ये तांत्रिक-वांत्रिक जो है ना, कह रहे बच्चे जो है भगवान की देन है, मेरे पति कहते हैं कि उन्होंने वापस भेजना होगा, भेज देंगे। कुछ अगर ऐसा होगा क्या इनके पति के जो विचार हैं। लेकिन वो कहते हैं कि ये तांत्रिक बच्चे को वापस भेज देगा, हमारे घर पे ज़िंदा कर देगा, तो कह रहे मेरे पति को बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। और ये कहते हैं कि बहुत लंबे समय तक वो जो तांत्रिक है, मैं उसको पैसा खिलाती रही और नहीं हुआ। फिर कहते हैं मेरे पति को बहुत झगड़ा करना पड़ा। आगे चल कर के फिर इनको दृश्य नज़र आया कि पति ने इनको स्ट्रिक्टली रोक दिया है, लेकिन बार-बार इनका मन खिंचता है कि मैं तांत्रिक के पास जाऊँ और उसको पैसे दूँ। तो हम कहते हैं कि इतने समय से तुम वेट कर रहे हो, बच्चा हुआ क्या फिर मतलब? कह रहे कि नहीं, नहीं हुआ। कह रहे वो कहती है कि अभी अनुष्ठान पूरा नहीं हुआ है, अभी पूरा होगा तो फिर होगा। ऐसे-ऐसे करके ये कहते हैं। तो ये सब कुछ दोस्तों जो है इनको नज़र आता है और जो सारे कैरेक्टर्स अभी तक इनको यहाँ पे नज़र आए थे दोस्तों, उनको ये अपने इस जीवन के अंदर आइडेंटिफ़ाई कर चुकी थी। दोस्तों आप गेस कीजिए कौन-सा कैरेक्टर कौन होगा? हम तो बता ही देंगे। अच्छा, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो इन्होंने जिसको अपनी माँ के रूप में देखा, इनकी माँ को अपनी इस जीवन के माँ के रूप में ही देखा। जो 7 वर्ष की पुत्री पिछले जीवन में नज़र आई थी, उनको अपने इस जीवन के जो इनका बेटा है, उसके रूप में देखा। फिर इनकी जो वहाँ पर पत्नी थी, उसको अपने इस जीवन के पति सॉरी, सॉरी पिछले जीवन में जो पति थे, उनको इस जीवन की जो इनकी पत्नी है, उनके रूप में देखा। अच्छा, फिर पिछले जीवन में माँ को जिस भाई ने घर से निकाल दिया था, जिसके मोह के जाल के अंदर वो फँसी हुई थी, उसको इन्होंने अपने इस जीवन के उसी भाई के रूप में देखा,
जो कि वो बचपन में इन्होंने देखा था, जो कि वो जो हाउस हेल्प होती हैं, जो लेडीज होती हैं, उनके साथ गलत काम करता था, है ना? और फिर भी इनकी जो माँ है वो अपनी नजरें फेर लेती थी। तो कुछ ऐसा आया था सामने कि पिछले जन्म में जो उनका अपने पुत्र से विछोह हो गया था, है ना? उसका सदमा इतना ज़्यादा था उस आत्मा को कि किसी भी कीमत पे वो आत्मा इस जीवन में अपने उस बेटे को नहीं खोना चाहती। दोस्तों, हमारा जो भारतवर्ष है ना, इसके अंदर हमने ऐसा देखा है कि सबसे बड़ा अगर श्राप है ना कोई, चाहे आप कह लीजिए हमारे भारत के ऊपर ही जो सबसे बड़ा श्राप है ना दोस्तों, वो ना ये पुत्र मोह है। और मोह अपने आप में विकार है, लेकिन मैं कहता हूँ उसके अंदर सबसे बड़ा जो हमने देखा है, वो पुत्र मोह की बीमारी देखी है दोस्तों। पुत्र मोह के चलते कितने दूसरे बच्चे होते हैं जो सफर करते हैं, और पुत्र मोह के चलते जो है अपने बच्चे को सही रास्ता, सही राह ही नहीं दिखा पाते लोग, कि बेटा है, बेटा है, बेटा है, हाय बेटा, हाय बेटा। अरे भाई, ठीक है, संतान से प्रेम होता है इंसान को, लेकिन हाय बेटा, हाय बेटा, सब कुछ एक इंसान के अंदर देखना सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक सर्टेन चोले के अंदर पैदा हो गया है, ये ठीक नहीं है। और ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी वजह से बहुत तरह के अन्याय होते हैं, बहुत तरह के अत्याचार होते हैं, उनको दरकिनार कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि बेटे को कुछ नहीं बोलना है ना? तो बहुत सारी बुराइयों को जन्म देता है ये पुत्र मोह। तो उसकी शिकार है इनकी माताजी, मतलब बीमार हैं। अब इसके अंदर सही गलत में हमारे को नहीं जाना कि भाई ये तो गलत है ना, तो इस जन्म में भी क्यों कर रही है। ये तो आत्मा की इच्छा की बात है, इनकी माँ पड़े रहना चाहती है उस मोह के अंदर, तो वो है। तो इन ये हालांकि इस जीवन के अंदर तो ये पुत्र बन करके पैदा हुए, लेकिन वो पिछले जन्म में ये पुत्री थे ना, तो शायद वही वाला वाइब्रेशन जो है आज भी इनकी माँ फील करती होंगी, तो इनके बेटे के अलावा माँ को इस जीवन में भी कोई नजर नहीं आता है। अच्छा, पिछले जीवन में, अच्छा और कौन रह गया जी? हाँ जी। तो इनको जो ये दोस्तों सपने आते थे और इनको जो फीलिंग आती थी कि भी एक और मेरा कोई बेटा है जिसको मैं शायद छोड़ने जाता हूँ स्कूल, और ये सब कहने मुझे फीलिंग आती है, वो एक्चुअली में दोस्तों इस आत्मा के अंदर पिछले जन्म में जो बच्चे को इन्होंने खो दिया था, उसका गम, उसका सदमा आज भी इनके साथ चल रहा है। इसके साथ-साथ दोस्तों पिछले जन्म के अंदर एक तांत्रिक थी, जिन्होंने इनको वादा किया था कि तेरे बेटे को मैं दे दूँगी, और शायद उसने कोई ऐसा प्रभाव, कोई ऐसा असर डाल दिया था इनके ऊपर पिछले जीवन के अंदर ही, जिसके चलते ये पैसा दे रहे थे उसको। तो आज भी वो प्रभाव का असर है। आज इनके गाइड ने भी बताया कि तुम्हारी बहन तांत्रिक नहीं है, लेकिन जो पूर्व जीवन का प्रभाव है तुम्हारे ऊपर, उस चीज के चलते जब भी वो पैसा मांगती है, तुम्हारा मन खिंचता है, क्योंकि अंदर अभी भी तुम्हारी वो छोटी सी वो इच्छा है कि वो वाला बेटा चाहिए जो मेरा डूब गया था नदी के अंदर, वो वाला बेटा तुम्हारे को मिला नहीं है अभी तक। इसी चलते कह रहे, उस सूक्ष्म इच्छा के चलते आज भी तुम अपनी बहन को पैसे दे रहे हो। तो सबसे पहले तो फिर गाइड से जब ये बहन के बारे में पूछा गया कि क्या करना है, तो गाइड ने इनको ऐसा बताया कि तुम्हारे को उससे दूर रहना है, उसको एक रुपया भी नहीं लेना। गाइड ने इनको ये क्लैरिटी दी कि जब जब उसने तुम्हारे को बोला कि मेरे घर में ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, तुम्हारी बहन ने हमेशा तुम्हारे को झूठ बोला है। वो अपने घर में पूरी तरह से सक्षम है, और इनको गाइड ने ये भी बताया कि ऐसा नहीं है कि तुम्हारी बहन और कहीं से नहीं लेती है। तुम्हारी बहन का कुछ ऐसा है, वो आत्मा बहुत लालची है, और तुम्हारे जितने रिश्तेदार हैं वो किसी भी रिश्तेदार को नहीं छोड़ती है, हर रिश्तेदार से उधार लेती है तुम्हारी बहन, जो कि कभी वापस नहीं देती है। तो गाइड ने, जैसे कुछ तो गाइड होते हैं ना, समझाते हैं कि ऐसा कर लेना, वैसे गाइड ने स्ट्रिक्टली इनको बोला कि तुम्हारे को उसको कुछ नहीं देना है। अच्छा, फिर दोस्तों गाइड से एक बात पूछी गई। गाइड से पूछा गया कि हे पुण्य आत्मा, ये बताइए कि मुझ पे इतने सारे लोगों ने ब्लैक मैजिक क्यों कराया, मुझ पे इतने सारे लोगों ने इतना ज्यादा प्रभाव क्यों डाला। तो गाइड ने दोस्तों यहाँ पर इनको बताया कि आज तक तुम्हारे इस जन्म के अंदर, गाइड ने बताया, किसी ने भी तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार का कोई ब्लैक मैजिक नहीं किया है। तो पूछा गया कि हे पुण्य आत्मा, मुझे बताइए कि ये अगर किसी ने ब्लैक मैजिक नहीं कराया, तो ये जो भूत प्रेत हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, और ये फिर इतना ज्यादा प्रभाव मेरे ऊपर क्यों हो रहा है ना? क्योंकि कुछ ना कुछ तो निकलना चाहिए ना, मैंने किसी पे जादू कराया था, ये कराया था, वो कराया था। तो गाइड ने कहा, है ना, और यहाँ पे गाइड ने बहुत गुस्से में कहा इनको, जो कि इनको दिखाया उनके कि वो गुस्से से बता रहे हैं इनको। उन्होंने कहा कि तुझे घमंड था कि कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो हमने कहा कि घमंड था महाराज, ये तो कुछ और ही देख करके आई है, कोई और जीवन है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं,
तो महाराज ने ये बताया कि अपने पूर्व के जीवन में, किसी जीवन में इन्होंने काफी तपस्या करी है और हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे, उनसे कुछ सिद्धियां प्राप्त हैं इनको। और गाइड ने इनको ये बताया कि तुझे सब खिलवाड़ लगता है ये सब। तो वो समझाए ना, अब उनसे पूछा कि महाराज क्या खिलवाड़ लगता है, बताइए तो सही। तो उन्होंने कहा भूत प्रेतों को बुलाना तुम्हें मजाक लगता है। तो इन्होंने कहा कि भूत प्रेतों को मत बुलाना। तो फिर इनके जो स्पिरिट गाइड हैं दोस्त, उन्होंने इनको तब का सीन दिखाया जब ये केवल 18 वर्ष की आयु के थे, जिस समय पहली बार इनको ये विचार आने लगे। तो गाइड ने इनको दिखाया, इसी जन्म का दृश्य दिखाया कि जब ये अकेले पड़ गए थे, क्योंकि माँ पिताजी इन पे ध्यान नहीं दे रहे थे, वो भाई के ऊपर ध्यान देते थे, है ना, और ये वो थे बहुत अकेला ये महसूस करते थे। तो ये कहते हैं जब ये तुम अकेला महसूस करते थे तो उस समय तुम आत्माओं का आवाहन करते थे कि आत्माएं कुछ ये करते थे कि भाई ऐसा ऐसा है। तो जैसे उन्होंने बताया तो उन्होंने कहा हाँ, इन तो इन्होंने कहा कि वैसा कह रहे हैं। तो हमने इनसे पूछा कि तुम करते थे, तो कहते हैं हाँ मैं करता तो था। मैं आत्माओं को बुलाता था कि आत्माओं तुम मेरे आसपास हो, मुझसे कोई बात करने वाला नहीं है, तुम आकर के मुझसे बात करो। तो हमने कहा ऐसा कौन करता है भाई? तो कहते हैं मैं करता था। तो कह रहे हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पे ब्लैक मैजिक है, तो इसलिए मैं बुलाता हूँ, शायद ये भी ब्लैक मैजिक का पार्ट था। तो नीम करोली बाबा आए थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये तुम्हारे अपने, तुम्हारे पास पूर्व जन्म की सिद्धियां हैं, जिसकी वजह से कुछ उन्होंने ऐसा बताया कि जो प्रेत आत्माएं हैं, क्योंकि ये हनुमान जी के भक्त रहे हैं, तो कुछ उनका जैसे शक्ति साथ में रहती है, तो इनके ऊपर डोमिनियन है तुम्हारा। मतलब अपनी सिद्धियों से तुम बांध सकते हो, छुड़ा सकते हो, ये सब कर सकते हो, लेकिन क्योंकि तुम्हें याद नहीं है कि वो कैसे किया जाता था, पर उस पावर की वजह से बुलाने की पावर तो है ना। तो ये जो चीजें होती है ना, ये देख लेती हैं कि बुला लिया है, आ गए, लेकिन इसको याद नहीं है, तो फिर वो अपना काम करती हैं, वो फिर ओवर पावर करती हैं। तो कहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि इसलिए बंद हुई क्योंकि तुमने बहुत सारी प्रेत आत्माओं को बुला लिया था कि वो तुम चाहते थे कि वो तुम्हारे साथ रहें, और उसके बाद वो तुम्हारे साथ रहने लग गई सारी की सारी। तो कह रहे क्योंकि वो आत्माएं तुम्हारे साथ में रहती थी तो उनकी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, उनके अपने इमोशंस होते हैं। और क्योंकि अलग अलग आत्माएं जो प्रेत योनि के अंदर होती है दोस्तों, कोई गुस्से से ग्रसित है, कोई मायूसी से ग्रसित है, किसी की कोई और इच्छा पूरी रहेगी, तो उसकी सारी जो एनर्जी होती है वो हावी हो जाती है। तो उसने इनकी जो अपनी सोच है उसको पूरी तरह से क्लाउड कर दिया, इनके अपने विचार बंद हो गए, उन्हीं के सारे विचार, उन्हीं की सारी थॉट्स ने जो इनको ओवर पावर कर लिया। अच्छा, फिर उन्होंने बताया कि जो तांत्रिक मिला था, जो तुम बोल रहे हो, किसी ने तुम्हारे ऊपर कुछ वो नहीं किया है। ये फिर इन्होंने बताया कि हाँ, गाइड ने बताया कि फिर जब तुमने रेकी सीखना शुरू किया, तो रेकी सीखना जब तुमने शुरू किया तो इनका प्रभाव तुम्हारे ऊपर से हट गया था, क्योंकि तुमने खुद को काफी हील किया, वो कर ले कह रहे तुमने रिकवर कर लिया था, तुम बाहर निकल गए थे उससे। लेकिन फिर तुमने शायद कोई, इन्होंने दिवाली के दिन कोई इन्होंने पूजा करी थी, उसके अंदर पता नहीं किस प्रकार से उन्होंने बताया था कि तुमने किसी ऐसा आवाहन कर लिया कि भाई आज दिवाली का जो दिन है, जो तो तोहफा कोई तुमने देना था, जैसे तोहफे रिश्तेदारों को देते हैं, तो तुम अकेलापन महसूस करते थे, तो रिश्तेदार नहीं थे तोहफा देने वाला, तुमने ऐसे कोई शक्ति वक्ति का आवाहन किया कि मुझसे आकर के हील कर लो या मुझसे मुक्ति का तोहफा ले जाओ, ये कर लो वो कर लो, ऐसा कुछ किया। और कहते कि तुम रेडी नहीं थे, और तब एक आत्मा तुम्हारे ऊपर आ गई है, और वो जो है बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, और वो बहुत ज्यादा काम वासना से ग्रसित है। और दोस्तों एक सबसे ज्यादा देखिए ऐसा लगता है कि डराने वाले जो भूत प्रेत होते हैं, मारने वाले भूत प्रेत होते हैं, मारक विद्या वाले जो भूत प्रेत होते हैं, ऐसा सब लोग समझते हैं कि वो ज्यादा खतरनाक होते हैं। लेकिन हमारा भी पर्सनल अनुभव है दोस्तों, जो गंदी हरकतें करने वाले, गंदे दृश्य दिखाने वाले भूत प्रेत होते हैं ना, सबसे ज्यादा क्या होता है, ये ना इसमें इतने ज्यादा लिप्त होते हैं, इन आत्माओं को मुक्ति नहीं चाहिए होती, इनको भोग वासना ज्यादा होता है। मतलब एक होता है कि मारने के लिए आए हैं, एक आते हैं कि आपकी प्राण ऊर्जा खींचेंगे, भोग वासना। तो और कई ऐसे होते हैं जो कि गंदे दृश्य दिखाते हैं और ये सब करते हैं। तो जो गंदे दृश्य दिखाने वाले जितने भी भूत प्रेत हैं, एक्चुअली में हमने देखा है कि सबसे ज्यादा जो है पावरफुल वो होते हैं, उनको मुक्त कराना भी बड़ा मुश्किल होता है, उनको वो कराना भी मुश्किल होता है। और यहाँ पर जो बाबा हैं, नीम करोली बाबा जी, उनसे पूछा गया था कि भाई अब क्या करना है आगे। उन्होंने उनको कहा कि अभी तुम्हारे को साधना की राह पे जाना है, और किसी को भी मुक्त कराने के बारे में अभी नहीं सोचना है। अभी तुम्हारे को अपनी स्थिति ठीक करनी है, जो कि साधना से ही होगी। इन्होंने उनसे पूछा कि अब मुझसे साधना होती नहीं है,
तो उन्होंने कहा कि वो तुम्हारी बुद्धि बंद हो गई है, बिल्कुल प्राण ऊर्जा तुम्हारी खींच ली गई है, तो तुम्हें नए सिरे से तुम्हारे को शुरू करना है। साधना करने के लिए किसी व्यवस्था, किसी गुरु को धारण करो, इस प्रकार से उन्होंने कहा। और दोस्तों इसी चीज़ के चलते, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था दोस्तों, कि हमारे सहयोगी कई आत्माएँ हैं जो कि ऐसे ग्रुप चलाते हैं, जिसके अंदर पूरी तरह से निःशुल्क सेवा होती है, जिसके अंदर साधना सिखाई जाती है कि कैसे आप अपने सारे जो हिसाब-किताब हैं, उनको आप खत्म कर सकते हैं। कैसे एनर्जी के लेवल पे आप खुद को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं और परमात्मा से कैसे अपना कनेक्शन बना करके रख सकते हैं। इसके ऊपर प्रॉपर कोर्स है जो कि कराया जाता है। अभी आने वाला जो मार्च का महीना है, आज 20 फरवरी है जब इस वीडियो को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, शायद कल ही अपलोड हो 21 को। आने वाला जो महीना है यानी कि मार्च का महीना, मार्च 2025, उसके अंदर 10 तारीख से ये जो मेडिटेशन का कोर्स है, इसके अंदर क्लासेस शुरू होने वाली हैं। तो अगर आप चाहें तो आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। हमारा जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर और पिन कमेंट के अंदर हम उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर देंगे जिसके अंदर ये क्लासेस शुरू होने वाली हैं। तो अगर आप चाहें तो उसका लिंक का इस्तेमाल करके आप भी निःशुल्क क्लासेस को जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, नीम करौली बाबा से पूछा गया कि फिर महाराज जब ये साधना शुरू करेगा ये बच्चा, हमने उनको कहा भी कि हम इसको ये वाली साधना शुरू करवाएं, पूछा तो उन्होंने अनुमति दी कि हाँ आप कराइए इस बच्चे को, बहुत इसका फायदा होने वाला है। और बाबा से पूछा कि भाई फिर कैसे होगा, क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि 1 साल में हो जाएगा। 1 साल मेहनत करेगा अभी ये, क्योंकि ये आत्मा का उन्होंने जैसे हिसाब-किताब उन्होंने देख लिया होगा कि कितनी पक्की है। तो उन्होंने कहा इससे निजात पाते-पाते इस बच्चे को 1 साल लगेगा। अच्छा, एक छोटी-सी बात दोस्तों जो बतानी रह गई कि इनके इस जन्म में जैसा है ना कि इनके बच्चे के साथ इनकी जो पत्नी है वो इनको विश्वास नहीं करती है। उसका पास्ट लाइफ के अंदर जो कनेक्शन ये है कि जब इनकी पत्नी इनके पति थे पास्ट लाइफ के अंदर, तो इनकी गलती की वजह से, केयरलेसनेस की वजह से 2 साल का बच्चा मर गया था। और उसके बाद जो तांत्रिक के पास जाना शायद उनको बहुत इम्मैच्योर लगा हो या उनको ठीक ना लगा हो कि क्या उल्टे-सीधे काम कर रही है। तो वो एक डर है इनके पार्टनर के मन के अंदर कि फिर कुछ गलत ना कर दे, फिर कुछ ऐसा ना कर दे जिससे कुछ ऐसा हमारे को खोना पड़ जाए, जिसको हम जो रिकवर ना किए, क्योंकि इर्रिकवरेबल है ना वो बच्चा। अब कहाँ मिला इनको दोबारा, है ना? दोबारा कोई संतान ही नहीं हुई पूर्व के जीवन में, और इस जीवन में भी वो आत्मा पुत्र बन करके या पुत्री बन करके नहीं आ पाई। तो जो खो गया इनकी लापरवाही की वजह से, वो इर्रिकवरेबल सा हो गया, उसको उसकी रिकवरी नहीं हो पाई। तो कह रहे हैं इसी वजह से तो तुम्हारा जो पत्नी है वो ओवर शक्की है, ओवर पॉसेसिव है, वो कंट्रोल में रखना चाहती है। वो हर चीज़ अपने सामने रखना चाहती है, जिससे कि तुम गलती ना करो और कुछ ऐसा ना खो दो जो कि शायद वापस ना मिले। तो इस वजह से ये है। तो गाइड ने ये बताया दोस्तों, फिर 1 साल की साधना उन्होंने बता दी। साधना तो हमेशा ही करनी है। उन्होंने कहा लेकिन 1 साल में ये जो बच्चा है इसकी समस्या ठीक होगी, और अपना आशीर्वाद दिया। तो हम आशा करते हैं दोस्तों कि थोड़ा-सा हमारे को पता है कि वॉइस में वो उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आई है। आशा करते हैं फिर भी आपने इस वीडियो को अंत तक देखा होगा, और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। दोस्तों एक छोटा-सा अपडेट है, हमारे जो वीडियोज़ हैं, इसके अंदर आपने देखा होगा दोस्तों हमने कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनको पोस्ट करना शुरू किया है। दोस्तों हमारे वीडियोज़ के अंदर हम उन्हीं प्रोडक्ट्स को पोस्ट करते हैं या उनको पोज़ीशन करते हैं जो कि आपकी लाइफ़ के अंदर पॉज़िटिविटी को मेंटेन करने में, या अगर आप किसी नेगेटिव एनर्जी से ग्रसित हैं, आप पे कुछ अटैक वग़ैरह होता है, उससे डील करने में आपकी थोड़ी सहायता करते हैं। दोस्तों देखिए, वैसे तो उत्तर जो है वो तपस्या ही है, योग, साधना, सेवा, इसी से ही सब ठीक होता है। लेकिन क्या होता है, कई बार हम इतने ज़्यादा घिरे हुए होते हैं कि हमारे को उसमें से बाहर निकलने के लिए एक छोटा-सा पुश चाहिए होता है, हमारे को कुछ टूल्स की आवश्यकता होती है। तो ऐसे ही कुछ टूल्स को हमारे वीडियोज़ के अंदर हमने प्रमोट करना स्टार्ट किया है। जैसे कि दोस्तों एक मुखी और दो मुखी रुद्राक्ष। दोस्तों एक मुखी और दो मुखी रुद्राक्ष के अंदर क्या होता है, गुण होता है कि अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का एनर्जी का अटैक होता है, नेगेटिव एनर्जी का, तो वो प्रभाव को अपने ऊपर ले लेते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि एक मुखी रुद्राक्ष थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन वो ज्यादा पोटेंट भी होते हैं, प्रभाव अपने ऊपर लेने में ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। और दो मुखी रुद्राक्ष होते हैं वो थोड़े काफी इकोनॉमिकल होते हैं, एक्चुअली में काफी सस्ते होते हैं। लेकिन एक दो मुखी रुद्राक्ष का क्या होता है कि जब उस कोई स्ट्रॉन्ग अटैक अगर हो जाए, तो दो मुखी रुद्राक्ष क्या होता है, बीच में से खुल जाता है। तो ये आपको फिर ध्यान रखना होता है कि अगर आपका रुद्राक्ष खुल गया है, तो उसको जल प्रवाह करके फिर दूसरा धारण कर लेना होता है। तो उनको हमने यहाँ पे पोस्ट किया है। उसके साथ-साथ दोस्तों जैसे आप देखते हैं कि हमने भी ये जो है 5 मुखी रुद्राक्ष की, नेपाली रुद्राक्ष की माला है ना? 108 मणकों की इसको हमने धारण किया हुआ है। अगर आप किसी स्पिरिचुअल लाइन ऑफ वर्क के अंदर हैं, तो आपकी जो पावर्स हैं उनको एनहांस करने में एक बूस्टर की तरह
ये जो है काम करती हैं, तो आप चाहें तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। इसी के साथ-साथ दोस्तों सॉल्ट लैंप्स, दोस्तों जो सॉल्ट होता है, जो नमक होता है, उसके अंदर गुण होता है नेगेटिविटी को अपने अंदर खींच लेने का, एब्जॉर्ब कर लेने का, है ना? तो आपके घर के अंदर अगर नेगेटिविटी है, तो आप इसको अपने ड्राइंग रूम के अंदर रख सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो भी नेगेटिविटी है, उसके अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। सॉल्ट लैंप नहीं चाहिए, तो वैसे ही आप एक पिंक सॉल्ट की जो ब्रिक है, उसको ला करके रख सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों अरोमा ऑयल्स और अरोमा ऑयल्स को वातावरण में फैलाने के लिए इलेक्ट्रिक डिफ्यूजर्स क्या होते हैं, या तो वायर होती है या मोर्टीन की तरह जो है ये इलेक्ट्रिक प्लग के अंदर लग जाते हैं। उसके अंदर फिर आप अरोमा ऑयल डाल सकते हैं, तो धीरे धीरे वो जो अरोमा ऑयल है उसकी सुगंध को वो वातावरण में फैलाता रहता है। या फिर इन्हीं इलेक्ट्रिक डिफ्यूजर्स के अंदर दोस्तों आप कुछ कपूर की गोलियां डाल करके 2 समय जो है दिन के अंदर जो है घर के अंदर जला सकते हैं अलग अलग स्थानों पे। उससे क्या है दोस्तों, जो ये इलेक्ट्रिक डिफ्यूजर क्या करता है, ये एकदम से नहीं जलाता कपूर को, धीरे धीरे बर्न करता है, तो उसकी जो फ्रेग्रेंस है पूरे वातावरण में फैलती रहती है, जिससे जो वातावरण है शुद्ध होता रहता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहें तो इन प्रोडक्ट्स को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगली वीडियो के अंदर प्यारे भाई और बहनों, तब तक के लिए नमस्कार।